दिख रहा है प्रॉब्लम यार? यस। चलिए तो इसको ट्राई करो। यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, मास m दे रखा है, वेलोसिटी v नॉट। ट्रेजेक्ट्री इसकी एक सेमी सर्कल के फॉर्म में है, रेडियस उसका r नॉट, 2r नॉट उसका डायमीटर हो गया, सेंटर हो गया सेमी सर्कल का। और स्पेशल पॉइंट ये है कि जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप उसमें स्पेशल पॉइंट देखो क्या है। मतलब जो पार्टिकल का मोशन है वो एक ऐसे फोर्स के अंडर में है जो कि हमेशा ही पॉइंट ए की तरफ है। ये स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर, ऐसा फोर्स जो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग रहा हो। ठीक है, अंडर अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ए, ऑलवेज, नॉट ओनली एट नॉट ऑन सम स्पेसिफिक मोमेंट, हर एक टाइम पर। मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन पॉइंट ए की तरफ है। जब ये पार्टिकल बी पर होगा तब भी इस पे फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट ए रहेगा। ये हो सकता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा कि कांस्टेंट फोर्स है या कैसा है, बट ये जरूर कहा जा रहा है कि फोर्स हर समय पॉइंट ए की तरफ होगा। तो मे बी यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 हो, यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड F2 हो, एंड सो ऑन। इनफैक्ट इनके बीच में भी किसी पॉइंट पे जाएंगे तो फोर्स हमेशा पॉइंट ए की तरफ आएगा। इन फोर्सेस को एक अलग से नाम देते हैं हम लोग। इस टाइप की जितनी भी फोर्सेस होती हैं जिनका डायरेक्शन हमेशा ही एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ हो या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से अवे, या तो वो हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ लग रहे हो या फिर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूर जा रहे हो। इस टाइप की फोर्सेस को हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं सेंट्रल फोर्सेस। फोर्सेस जो हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ हो या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट से अवे हो। अब इनमें होता क्या है, इस टाइप की फोर्सेस में क्या कंडीशन बनेगी, टॉर्क जिसकी डेफिनेशन ये कहती है कि टॉर्क डिफाइंड होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। आर इज द पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम पॉइंट ए पर बात करेंगे ना, पॉइंट जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर, और अगर हम पॉइंट ए को अपना रेफरेंस मानते हैं, पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट की तरीके से, तो यहाँ से इस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर होगा राइट साइड, और एफ वेक्टर लेफ्ट साइड। मतलब कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर सेम लाइन पर है बट अपोजिट डायरेक्शंस में है, जिस वजह से आर क्रॉस एफ की वैल्यू 0 आई, अपोजिट वेक्टर्स। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 0। सेम चीज यहाँ पर भी आएगी बी वाले पॉइंट पर। जब हम ए से बी को मिलाएंगे यानी कि ये आर वेक्टर बनाएंगे, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर फिर से अपोजिट हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर भी टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी। मतलब कि अगर पॉइंट ए को रेफरेंस कहा जाए तो इसके रिलेटिवली यहाँ पर भी कोई टॉर्क नहीं है और इसके रिलेटिवली यहाँ भी कोई टॉर्क नहीं है। इनफैक्ट थ्रू आउट ट्रेजेक्ट्री कोई टॉर्क मिलेगा नहीं इस केस में। तो रिलेटिव टू पॉइंट ए टॉर्क 0 होने की वजह से इसमें हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू पॉइंट ए है उसको आप कंजर्व यानी कि कांस्टेंट रखोगे। और अब एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल के केस में उसका भी फॉर्मूला होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द ए। ये डिफाइंड है मास इनटू द वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर मास m, वेलोसिटी v नॉट, और इस वेलोसिटी की जो लाइन बन रही है, इस वेलोसिटी की लाइन का पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2r नॉट। दैट मींस ये हो गया आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू
पॉइंट बी पर जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा तो पॉइंट बी पर कुछ वेलोसिटी होगी, उसको v माने। सो मास m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। ना यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, और पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी होगी, बिकॉज ट्रेजेक्टरी सर्किल है, तो जो वेलोसिटी होगा वो सर्किल की टेंजेंट की तरफ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सर्किल का टेंजेंट, और आपको पॉइंट ए से उस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस ए बी है ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी अगर टेंजेंट की तरफ जाएगी तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमेशा सर्किल के सेंटर पे जाना चाहिए। तो ये अब आपका काम बचा है ए बी, मतलब इस टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। इसको थोड़ा सा अलग वर्किंग करके दिखाते हैं, ये डिस्टेंस कैसे आएगी। पॉइंट ए पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि टेंजेंट है, इसको ए से कनेक्ट कर रहे हैं। सेंटर से अगर इसको मिलाते हैं आप सेंटर से, तो नेचुरली सेंटर और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तब रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल 90 बन रहा होता। तो हम क्या करेंगे ना, पॉइंट ए से टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको लिखेंगे आर परपेंडिकुलर, और ये वाला पॉइंट बी, इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को पी नाम दे रहे हैं, तो हमें एपी डिस्टेंस चाहिए, मतलब m इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस एपी। अब डिस्टेंस एपी कैलकुलेट कैसे होगा, तो उसके लिए पहले आप ए बी कैलकुलेट करो, और ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं पॉइंट बी को यहाँ पर सेमी सर्किल के दूसरे एंड से मिला दूं, तो एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर जो होता है, सर्किल का डायमीटर किसी भी सरकमफ्रेंस पर टोटल 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री, ये डिस्टेंस हमारा 2r0, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ओ पॉइंट कह देते हैं। तो ट्रायंगल ए बी ओ में अगर हम इस थीटा का यूज करें तो कॉस ऑफ थीटा को लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ थीटा विल बी ए बी डिवाइडेड बाय ए ओ। यहाँ से ए बी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2r0 कॉस थीटा, ये डिस्टेंस ए से बी तक का। उसके बाद हम कंसीडर करने जा रहे हैं ट्रायंगल ए पी बी, और ये एंगल अगर अल्फा मान ले, इस एंगल को फॉर टाइम बिंग अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए पी डिवाइडेड बाय ए बी, दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू ए बी इंटू कॉस अल्फा, which is 2r0 cos थीटा into cos अल्फा। अब अल्फा भी फाइंड करना पड़ेगा कि अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है, एंगल अल्फा और एंगल थीटा का रिलेशन, वो भी इजीली आएगा। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो होगा ये वाला एंगल ए बी सी, ये भी थीटा के ही बराबर होगा, बिकॉज ए सी भी रेडियस है और सी बी भी रेडियस है, ए सी इक्वल टू सी बी। तो ये अगर थीटा एंगल बनेगा तो एंगल ए बी सी भी थीटा एंगल होगा, और अगर एंगल ए बी सी थीटा एंगल है तो एंगल पी बी ए बी पी, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो नेचुरली ये जो अल्फा एंगल है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हो, अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, और इससे ये प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा और थीटा इक्वल एंगल्स। सर सर दिख रहा है सीधे सीधे बीसी और एपी पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट हो जाएंगे थीटा और अल्फा।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते थे, सॉरी कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो ये 2r0 और cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2r0 cos स्क्वायर थीटा, ये एंगल बन जाएगा यहाँ पर। पुनः यहाँ पर AP की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2r0 cos स्क्वायर थीटा, और इसके बाद में वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी हमें v0 r0 अपॉन, एक ऐसा r0 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज सिंपली v0 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ये इतनी स्पीड आएगी b वाले पॉइंट पर। तो मेन लर्निंग इस क्वेश्चन में ये है कि जब भी कोई पार्टिकल का मोशन इस तरीके से हो, मतलब एक पार्टिकल एक ऐसे ट्रेजेक्टरी पे चले जहां पर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही हो वो हमेशा ही एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ लग रही हो, ऑलवेज, या तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ हो या फिर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से अवे हो, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया जाएगा। फोर्स परमानेंटली जिस पॉइंट की तरफ है उसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है इसमें। हटाओ इसको। यस सर। यस सर। लर्निंग ध्यान दीजिएगा, लर्निंग का जरूरी है, बिकॉज मतलब लर्निंग ये है कि व्हेनेवर द फोर्स इज permanently directed towards a point or away from a point, then about that point angular momentum is conserved, और angular momentum कैलकुलेट होता है mass into velocity into perpendicular distance पार्टिकल्स के केसेस में। अब इसके कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं, सेंट्रल फोर्स के और भी एग्जांपल्स। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलेगा, मोस्ट कॉमन एग्जांपल मिलता है ग्रेविटेशन के चैप्टर में। जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके अंदर इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, स्पेसिफिकली केपलर्स लॉ के टाइम पर, जिसमें प्लैनेट्स को इलिप्टिकल पाथ पर कहा गया है। केपलर्स लॉ के अंदर कहा जाता है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब एक इलिप्टिकल पाथ पर है। और उसमें जो फोकस पॉइंट है, एलिप्स का जो फोकस पॉइंट है, वहां पर उन लोगों ने सन को एज्यूम कर रखा है, कैपिटल एम मास सन को एज्यूम किया हुआ है। और कहा जाता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स एलिप्स पर रिवॉल्व करते हैं, उस प्लैनेट का मास हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। तो ये भी आपका सेंट्रल फोर्स का ही एग्जांपल है। और ये सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल कैसे हुआ देखो, प्लैनेट का मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा कैपिटल एम की तरफ लगेगी, मतलब वो प्लैनेट कहीं भी चला जाए लेकिन ग्रेविटेशन की फोर्स जो होगी वो हमेशा इस पॉइंट एम की तरफ आएगी। कुछ टाइम के बाद अगर ये प्लैनेट थोड़ा सा आगे भी आ जाएगा तब भी हमारा फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स कैपिटल एम रहेगा। हाँ, फोर्स की अमाउंट बदलती जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स Gm1 m2 by r स्क्वायर है, तो डिस्टेंस बदलेगा तो नेचुरल सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट चेंज होगी, बट डायरेक्शन हमेशा ही टुवर्ड्स पॉइंट एम रहेगा। तो ये भी सेंट्रल फोर्स का ही एग्जांपल हुआ, जिसमें फोर्स हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ है, वैल्यू बदल रही है उसकी, बट डायरेक्शन उसका हमेशा टुवर्ड्स पॉइंट एम है, और इसीलिए पॉइंट एम के अबाउट प्लैनेट की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखते हुए जो भी एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का होगा वो इस पॉइंट एम के रिस्पेक्ट में कंजर्व रखेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट रिलेटिव टू पॉइंट एम, और पॉइंट एम को केपलर लॉ के अंदर फोकस कहा गया है कि ये एट फोकस होता है। सो रिलेटिव टू द फोकस दैट इज ऑलवेज कंजर्व कांस्टेंट वैल्यू। और कितना होगा अगर इसकी बात करी जाए ना, एक और पॉइंट समझिएगा कि किसी जनरल मूवमेंट ऑफ टाइम पर
किसी जनरल मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर ये मान लिया जाए कि जो हमारा प्लेनेट है वो यहाँ कहीं पर है, किसी टाइम टी पर इस प्लेनेट की लोकेशन यहाँ कहीं, और उस समय कैपिटल एम से उस प्लेनेट को जब मिलाते हैं तो ये उसका पोजीशन वेक्टर आर बनता है, पोजीशन वेक्टर आर। और इस प्लेनेट की जो वेलोसिटी होगी वो इलिप्स की टेंजेंट की तरफ आएगी, तो उस वेलोसिटी को टेंजेंट की तरफ हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी v। और अगर हम डेफिनेशन फॉलो करें कि एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वेक्टर के फॉर्म में, तो एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर के फॉर्म में डेफिनेशन होती है वेक्टर आर क्रॉस प्लेनेट का मास और प्लेनेट की वेलोसिटी। ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस एम वी, इसको कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट होगा, और रीजन उसका ये कहा जा रहा है क्योंकि फोर्स हमेशा पॉइंट एम की तरफ होगा, तो इसके अबाउट कोई टॉर्क नहीं आएगी, जिसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा। ना ये जो आर क्रॉस एम इंटू वी आप देख रहे हो, इसके बारे में देखिए जरा। वेक्टर्स के चैप्टर में ये बताया जाता है, अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वहां पर एक कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम हो और उस पैरेललोग्राम की एक साइड ए वेक्टर हो और दूसरी साइड बी वेक्टर हो, तो ए क्रॉस बी जब करते हैं पैरेललोग्राम के दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इससे आपको एरिया मिलता है, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, और हाफ ए क्रॉस बी करके ट्रायंगल का एरिया मिलता है। यहां तक कोई क्वेरी है? नो सर। इस पॉइंट तक ठीक है। मैं डायग्राम को फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम रखेंगे थोड़ा सा। सो यहां पर कैपिटल एस मतलब सन को दिखा रहे हैं फोकस पॉइंट पर, यहां कहीं पर प्लेनेट को दिखा देते हैं, ये डिस्टेंस हमने आर वेक्टर माना हुआ है, वेलोसिटी हमने टेंजेंट की तरफ दिखाई हुई है, और यहाँ पर उसकी पोजीशन है एट सम टाइम टी। उसके थोड़ी देर बाद वो प्लेनेट यहाँ कहीं पर आ गया, कुछ टाइम बाद, मतलब कि टी प्लस डी टी सेकेंड्स के बाद, टी प्लस डी टी सेकेंड्स के बाद उस प्लेनेट की पोजीशन बदल गई, और अब उसका पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे बन जाएगा। क्योंकि टाइम काफी छोटा लिया है, सिर्फ dt सेकंड्स लिया है, तो ये मान सकते हैं कि इतने कम टाइम में प्लेनेट की जो वेलोसिटी होगी वो लगभग कांस्टेंट रही होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही होगी, और इस छोटे से टाइम dt के अंदर जो उसने ये लेंथ कवर की होगी ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये डिस्टेंस। टाइम काफी छोटा लिया इसलिए, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगी इसको लिख सकते हैं इस प्लेनेट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v और टाइम dt, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सो वेलोसिटी इनटू टाइम के हिसाब से ये डिस्टेंस आ गई, और एक r वेक्टर बन गया, एक ये वेक्टर बन गया। अब अगर हम ये वाला एरिया फाइंड करें, जो केपलर सेकंड लॉ में एक बात कही गई है कि जब प्लेनेट मूव करता है तो उसका रेडियस जो एरिया कवर करता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अगर इस एरिया को हम dA लिखते हैं और ये वाला कंसेप्ट लगाएं कि पैरेललोग्राम का एरिया a क्रॉस b होता है और ट्रायंगल का एरिया हाफ a क्रॉस b होता है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ, और r क्रॉस दिस वेक्टर r क्रॉस v इंटू dt, इसका मॉडुलस एरिया। फर्दर इसको लिख सकते हो, इट इज हाफ r क्रॉस, इसमें एक मास मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और dt को बाहर ले सकते हैं, और मास क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो मास से डिवाइड भी करना होगा इसको, और r क्रॉस m इंटू वी, ये जो पूरी क्वांटिटी r क्रॉस एम वी, ये बाय डेफिनेशन हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम है, बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब जो एरिया है dA और dt को उस तरफ लेके जाओ, यानी कि dA अपॉन dt, ये वैल्यू बन रही है 1/2m, और ये पूरी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि कांस्टेंट है।
तो अगर मॉड एल कांस्टेंट है, प्लेनेट का मास कांस्टेंट है, तो डीए बाई डी यानी कि एरियल वेलोसिटी केपलर सेकंड लॉ, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। मतलब इक्वल टाइम के अंदर वो इक्वल एरिया कवर करता है, ये कहा गया था प्लैनेट केपलर के सेकंड लॉ में। फर्स्ट लॉ में तो बताया गया था कि ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है, सेकंड लॉ में ये कहा गया था कि जब मूव करते हैं तो ये जो एरिया कवर करते हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर किया जाता है, उसी को कहा जा रहा है डीए बाई डी विच इज एरिया ट्रेवल्ड पर सेकंड। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बिकॉज एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी इज एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास L by 2m। राइट? यस सर। ठीक, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला इट इज एंगुलर मोमेंटम बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लेनेट, और ये कंजर्व है, कांस्टेंट वैल्यू। अब इसी को जब एक्सटेंड करते हो आप, तो ये भी कहा जाता है कि जैसे अगर हम सन को फोकस पर रखते हैं कैपिटल एस, और प्लेनेट के दो एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब जो इलिप्स के मेजर एक्सिस हैं उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे जाएगा, इलिप्स के मेजर एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट्स पे, तो जब हम सन के सबसे नियरेस्ट होंगे, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, तो यहां पर वेलोसिटी को हम वी सी क्लोजेस्ट, स्पीड व्हेन इट इज क्लोजेस्ट, और यहां पर हम स्पीड को दिखा रहे वी एफ फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर हो गए। जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस है तो वी एफ स्पीड, और सबसे नजदीक है तो वीसी स्पीड। सन से अगर इस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस आर एफ लिख देते हैं और मिनिमम डिस्टेंस आर सी लिख देते हैं, और हम लोगों ने ये कह रखा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम इस प्लेनेट का जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे मास इनटू इसकी वेलोसिटी, और सन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज आर एफ। और जब दूसरे एंड पे जाएंगे तो वहां पर प्लेनेट का मास m, वेलोसिटी जब वो क्लोजेस्ट पॉइंट पर है, और इनटू सन से उसका डिस्टेंस rc, और ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और इससे हम अपनी पहली इक्वेशन बनाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करके। और एक और इक्वेशन बनाई जा सकती है, आप सोचे कौन सी इक्वेशन होगी? एक और इक्वेशन ड्रॉ करें। सर एनर्जी कंजर्व करके। हाँ, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पॉइंट एस के अबाउट, बिल्कुल सही है, और दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया जा सकता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी सी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन चैप्टर में होती है माइनस जी m1 m2 by r, so mass of sun कैपिटल M into mass of planet अपॉन rc, ये एनर्जी, और ये एनर्जी भी कंजर्व होती है बिकॉज ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं मान रहे यहाँ पर। हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस कैपिटल जी इंटू मास ऑफ सन इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r फाइनल, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इनके ऊपर भी कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, मेरे ख्याल से इस लाइन के ऊपर तो अभी मेंस में आ भी चुका है मार्क्स अटेम्प्ट के ऊपर, कि किसी इधर वाले पॉइंट पर स्पीड गिवन थी और इधर वाले पॉइंट की स्पीड निकालनी थी, सीधा सा रूल है, तो v इंटू आर कॉन्स्टेंट है, v इंटू आर। फर्दर डिटेल तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ही होगा, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही है कि दो चीजें कंजर्व रहेंगी, एक एंगुलर मोमेंटम और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सर सर जो ये डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई 2m, इसमें सर मतलब बायो जो ऑब्जर्वेशन की थी उसमें पहले डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है ये प्रूव किया था ना, और उसके बाद उससे कहा था कि एल भी कॉन्स्टेंट है। केपलर ने डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट
देखिए केपलर लॉ इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि उन्होंने जो डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट कहा है वो इस बेसिस पे कहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसलिए डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, उल्टा नहीं बोल सकते हम। यस मतलब केपलर ने ये कहा कि बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यस सर। मतलब अगर इसको असर्शन रीजनिंग में देखा जाए तो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट 1। अब अगर इसका सही एक्सप्लेनेशन पूछा जाए कि रीजन क्या है इसके लिए, व्हाई एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा सिंस द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इस पॉइंट के अबाउट। और अगर ये पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व है, तो उसका रीजन दूसरा है। फिर एंगुलर मोमेंटम इसलिए कंजर्व है बिकॉज फोर्स हमेशा पॉइंट एस की तरफ रहेगा, और सेंट्रल फोर्स के सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर फोर्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगेगा वहां पर एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रखा है, ऑलवेज कंजर्व। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एनर्जी कंजर्व। ये एक एग्जांपल दिखाया आपको, और भी एग्जांपल दिखाते हैं। एक और टॉपिक आता है हमारा मैकेनिक्स का रिलेटेड है, जिसमें आप मैक्सिमम एलोंगेशन फाइंड करते हो स्प्रिंग का, और इसको भी थोड़ा सा रिवीजन टाइप में रखेंगे, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो इसकी ये भी पूरी एक सीरीज है। एक सबसे आसान सा क्वेश्चन ये होता है, सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन, कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और उस मास को कुछ वेलोसिटी दे दिया गया v0, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन। सबसे बेसिक क्वेश्चन, मैक्सिमम एलोंगेशन क्या बनेगा इसमें, और ये नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर हाफ के और मैक्सिमम एलोंगेशन का स्क्वायर, बिकॉज मैक्सिमम एलोंगेशन पर वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। ठीक है, सो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट आता है इसमें, स्प्रिंग्स में दोनों साइड पर मासेस लगा दिए जाते हैं। इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, m1 और m2, और यहाँ पर कांस्टेंट k है, और उसके बाद हमने मान लो m1 को v1 वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी और m2 मास को v2 वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, और फिर अब कहा जाए कि इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा। तो इसमें क्या करते हो आप, यहाँ से जो आंसर आता है आपका फर्स्ट पार्ट से, यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी से, हाँ वो भी निकाल सकते हो, और यहाँ से v0 अंडर रूट ऑफ m बाई k आता है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगाते हैं, और ऑब्जेक्टिव ट्रिक के हिसाब से मैक्सिमम एलोंगेशन होता है, वो होता है इनका रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पर हम रिड्यूस मास लगाते हैं और अपॉन k। सो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर v1 माइनस v2, तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और डिवाइडेड बाय k ऑब्जेक्टिवली। इसकी प्रूविंग पे नहीं जा रहे, प्रूविंग टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बता रहे। बट इन सबके अंदर कॉमन चीज क्या है, वेलोसिटी और स्प्रिंग पैरेलल है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो स्प्रिंग के अलोंग है। मतलब अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर भी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। मतलब वन डायमेंशनल मोशन हो रही है, मोशन इन वन डायमेंशन हो रही है। तो वन डायमेंशन में आप सिंपल न्यूमेरिकल के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन, और डबल मास वाले क्वेश्चन में रिड्यूस मास और रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू निकालते हो। इसको नोट करना चाहो तो करो, आगे बढ़ाए फिर। सर आप करा चुके हैं इसकी प्रूविंग? हाँ मतलब अभी रिवीजन, मैंने बोला ना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ताकि मेंस में भी कुछ हेल्प हो जाए। मतलब मैं तो एग्जाम के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, ये दो हो गए ना। अब इसमें आता है थर्ड केस, स्प्रिंग के न्यूमेरिकल का। एक केस ये आता है, एक केस और आता है इसमें। अब जब रिवीजन कर ही रहे हो तो आप पूरा कर लो। एक ये केस आता है, एक ये केस होता है, एक और केस आता है, थर्ड प्रॉब्लम।
जिसमें हम यहाँ पर वेलोसिटी की बजाय फोर्स लगाते हैं और फिर पूछते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या हो। इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी 0 है बट एक फोर्स अप्लाई कर दिया गया और फिर पूछते हैं कि बताइए मैक्सिमम एलोंगेशन क्या बनेगा। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा इसके अंदर आप लगाते हो वर्क बाय कैपिटल एफ प्लस वर्क बाय स्प्रिंग, मतलब कि वर्क एनर्जी थ्योरम, और बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर ये एक्स डिस्टेंस आगे जाता हो, अगर ये एक्स अमाउंट आगे जाएगा तो वर्क बाय एफ बराबर एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एज्यूमिंग की फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लगाया है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वर्क। स्प्रिंग का वर्क होता है माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर होती है बट वर्क माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी बिकॉज मैक्सिमम एलोंगेशन पर स्पीड हमेशा 0 होती है। मैक्सिमम एलोंगेशन मींस वेलोसिटी इज 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि क्वेश्चन में वो रेस्ट कर दिया गया है। तो इससे हमारा x की वैल्यू मिलती है 2f डिवाइडेड बाय k। मैक्सिमम एलोंगेशन की वैल्यू 2f बाई k आती है। अब यहाँ कुछ लोग गलती कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर गलती जल्दबाजी में ये कर जाते हैं कि भाई हमने स्प्रिंग लिया, उसके साथ हमने मास लगाया और उस पर एक फोर्स F लगाया, तो ये धीरे धीरे एलोंगेट करेगा, फिर ये स्प्रिंग कुछ एलोंगेट कर जाएगी थोड़ा सा डिस्टेंस आगे। और कुछ लोग इसका सॉल्यूशन ये देते हैं कि कैपिटल F और पीछे स्प्रिंग का फोर्स kx और इनको बैलेंस कर देते हैं। मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन निकालने के लिए कुछ लोग फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं कि दोनों तरफ की फोर्स बैलेंस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो मेरा आंसर कुछ और आएगा। F इक्वल टू के एक्स करोगे तो उससे आपका आंसर आएगा x बराबर F डिवाइडेड बाई k, जो कि आंसर नहीं है बिकॉज आंसर उसका डबल है। तो फोर्स बैलेंस करने का मतलब बेसिकली आप वो पॉइंट निकाल रहे हो जहां पर एक्सेलरेशन 0 आएगी। फोर्सेस बैलेंस मतलब नेट फोर्स 0 यानी कि एक्सेलरेशन 0 हुआ, यानी कि इतने एलोंगेशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं होगी। इनफैक्ट यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसकी। यानी अभी और मोशन कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद और आगे जाएंगे। बट रूल क्या बन रहा है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए, जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए यानी कि फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, उस समय की जो एलोंगेशन है उसका डबल कर दीजिए और मैक्सिमम एलोंगेशन मिल जाएगा हमें। मतलब कि मैक्सिमम एलोंगेशन इज 2 टाइम्स ऑफ एलोंगेशन व्हेन एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0, ऐसे भी कह सकते हो। तो मतलब मीन पोजीशन पे। हाँ, मतलब ये एसएचएम वाले कंसेप्ट है एक्चुअली। ये मीन पोजीशन कहलाएगी, बिल्कुल सही वर्ड बोल रहे हो। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आई, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाने के लिए जितना एलोंगेट करेंगे उसका डबल एलोंगेशन करके मैक्सिमम आएगा। सर सर क्या मतलब वर्क डन बाय अ स्प्रिंग डिपेंड करता है उस पे कि एलोंग मीन पोजीशन क्या है? नहीं सर अगर मीन मीन पोजीशन सपोजिंगली 2 मीटर पे है और उस पे 2 मीटर का और एलोंगेशन क्रिएट किया गया है, इसका वर्क डन और 1 मीटर पे है मीन पोजीशन और 2 मीटर फिर से एलोंगेट किया है, उसका वर्क डन में अंतर आएगा क्या? देखिए सीधा सीधा है ना, आप यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाओ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जब निकालते हो
किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का, तो वो हमेशा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कहते हो। इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, रुक जाओ अभी थोड़ी देर, बस ये एग्जांपल कंप्लीट कर लें तो फिर बताते हैं, उसके ऊपर बता देते हैं। ओके सर। हाँ, अब ये जो कंसेप्ट है ना, ध्यान रखना, मतलब ये गलतियां होती हैं कई बार कि फोर्स बैलेंस कर दिया और आंसर गलत आ गया, तो वो आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि आप जीरो एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, चाहिए आपको जीरो वेलोसिटी। अब इसी में इसका फोर्थ केस आता है। अब ये आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर एक साथ। फोर्थ केस, दोनों तरफ हम मासेस हों, और इधर हमने मान लो F1 फोर्स लगाई, और सपोज M2 पर हमने राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड पर, सपोज लेफ्ट साइड पर F2 फोर्स लगाई, और अब आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, और इन दोनों की वेलोसिटी जीरो है, मतलब v2 जीरो है और v1 भी जीरो है। ना इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कैसे निकालेंगे? हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, मैक्सिमम एलोंगेशन बराबर ट्वाइस ऑफ, मैक्सिमम एलोंगेशन बराबर ट्वाइस ऑफ एलोंगेशन व्हेन a इक्वल टू जीरो। बस एक करेक्शन कर देंगे, जब दोनों साइड मास लग जाएंगे, इधर भी मास है और इधर भी मास है, तो ये जो a है ये बदल जाएगा, यहां पर अब रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करेंगे। दैट मीन्स कि हम ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट ये लगा रहे हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन इज 2 टाइम्स द एलोंगेशन व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो। सिंगल मास के केस में एक्सेलरेशन जीरो करना है, डबल मास के केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करना है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करने का मतलब इस तरीके से कि दोनों मासेस सेम एक्सेलरेशन पे आ जाए। तो एट एलोंगेशन x, m1 का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, यानी कि इस पे जो फोर्सेस लग रही होंगी m1 के ऊपर, उसमें एक F1 लग रहा होगा राइट साइड पर, और स्प्रिंग एलोंगेट होने के बाद इसमें kx की फोर्स आएगी, और M2 वाले मास पे जो फोर्स लग रही होगी उसमें राइट साइड kx होगा स्प्रिंग की वजह से, और लेफ्ट साइड पर F2 होगा जो अप्लाई किया गया है। M1 की एक्सेलरेशन यानी कि A1, न्यूटन लॉ से F1 माइनस kx डिवाइडेड बाई M1, और M2 की एक्सेलरेशन A2 इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन तभी जीरो आएगी जब दोनों मासेस की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम आ जाए। सो A2 kx माइनस F2 डिवाइडेड बाई M2, और A रिलेटिव जीरो करना है, मतलब कि A1 और A2 को बराबर होना है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ये वेक्टोरियली बराबर आनी चाहिए। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, A1 इक्वल टू A2, और इससे x की एक वैल्यू आएगी, A1 इक्वल टू A2 करिए, और जो भी इससे x की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद कुछ तो वैल्यू x की आएगी, बट वो आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो x आ रहा है वो एलोंगेशन आ रहा है, बट ये वो वाला एलोंगेशन है जब दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, और हमें उसमें 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के मैक्सिमम एलोंगेशन मिल जाएगा इसमें। क्लियर पॉइंट? यस सर। है ना, 4 केसेस हो गए आपके। यहां से जो x आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई जरूर करना, तभी मैक्सिमम एलोंगेशन आएगी इसकी। अब इसमें 5वां केस, फिफ्थ केस जो आता है इसके अंदर, वो एक और ये नौ। फिफ्थ केस ये है कि स्प्रिंग को हमने एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, इसके साथ एक मास m अटैच किया, लेकिन जो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्प्रिंग के साथ किसी एंगल पर दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं बट स्प्रिंग के साथ कोई एंगल बनाता हुआ, सपोज थीटा नॉट एंगल, और ये v नॉट।
वेलोसिटी स्प्रिंग के अलोंग नहीं है, स्प्रिंग से कुछ एंगल पर है और ये सारा का सारा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर सारी फिगर बन रही है। और फिर से क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या बनेगा इसमें। तो इसमें जो मास होगा इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ कर्व के फॉर्म में जाएगी, ये सीधा नहीं जा पाएगा बिकॉज वेलोसिटी और स्प्रिंग के बीच कोई एंगल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सो ग्रेविटी का कोई काम नहीं है इसके अंदर। मोशन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ग्रेविटी को इग्नोर कर दे रहे हैं यहाँ पर। यानी ये मास किसी कर्व पाथ को फॉलो करेगा, कुछ ऐसे। एंड जैसे जैसे वो कर्व पे आगे बढ़ेगा ये स्प्रिंग एलोंगेट होती चली जाएगी, ग्रेजुअली ये स्प्रिंग के अंदर कुछ एलोंगेशन आते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी, मतलब इसके मूव करने के साथ साथ एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहां पर स्प्रिंग और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। कभी न कभी ऐसा जरूर आएगा कि वेलोसिटी और स्प्रिंग के बीच 90 डिग्री एंगल बने, और ये वही केस होगा जब स्प्रिंग अपने मैक्सिमम एलोंगेशन पर होगी, 90 डिग्री वाले केस। ये पॉइंट मैक्सिमम एलोंगेशन। क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन का मतलब स्प्रिंग की लेंथ मैक्सिमाइज हो चुकी है, ये लेंथ मैक्सिमाइज है, और अगर ये लेंथ मैक्सिमाइज है तो इस लेंथ के अलोंग अब कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो चुका है तो इस लाइन के पैरेलल में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी और स्प्रिंग आपस में 90 डिग्री का एंगल बना दे। बट इस बार मैक्सिमम एलोंगेशन पर वेलोसिटी 0 नहीं आएगी, यहां पर कुछ स्पीड होगी, इसमें कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में। मैक्सिमम हाइट क्या वहां पर टोटल वेलोसिटी 0 कर देते हैं? प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पे जाओ और क्या यहां पर टोटल वेलोसिटी 0 करेंगे, या फिर हाइट के पैरेलल 0 वेलोसिटी होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वहां पर? ऐसा ही कुछ कंसेप्ट लगाते हो, मतलब कि जो डिस्टेंस मैक्सिमम हो रही है उस डिस्टेंस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा वेलोसिटी में, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो एग्जिस्ट करेगी वहां पर। सेम कंसेप्ट। स्प्रिंग की लेंथ मैक्सिमम हुई है, इसका मतलब लेंथ के अलोंग वेलोसिटी 0 होगी बट लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशन का मोशन चल रहा है, 1 डायमेंशन नहीं है ये। लेकिन इसमें इसमें एक खास बात क्या होगी, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा स्प्रिंग की तरफ रहेगा, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स हमेशा इस फिक्स पॉइंट ए की तरफ आएगा, ऑलवेज। यानी कि ये भी आपका एग्जांपल हो गया सेंट्रल फोर्स का, जिसमें फोर्स हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ, और ऐसे में पॉइंट ए के अबाउट, मतलब कि रिलेटिव टू द पॉइंट ए, प्रॉब्लम के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और उससे क्या इक्वेशन बनेगी? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी मास, अगर स्प्रिंग की लेंथ ओरिजिनली L0 है, बट वेलोसिटी को ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने होंगे। यहां पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, इधर v0 cos थीटा नॉट और इधर v0 sin थीटा नॉट। और एंगुलर मोमेंटम मिलेगा आपको v0 sin थीटा नॉट से, बिकॉज v0 cos थीटा नॉट स्प्रिंग के अलोंग चल रहा है, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये पॉइंट ए से पास हो जाएगी, तो इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस v0 sin थीटा नॉट का होगा,
सो m v नॉट साइन थीटा नॉट इनटू पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग होगी, और जब मैक्सिमम एलोंगेशन पे चले गए तो मास m, वहां पर वेलोसिटी v, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ प्लस जितना एलोंगेट हुआ होगा, इनिशियल लेंथ प्लस एलोंगेशन विल बी दिस टोटल लेंथ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और क्योंकि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स में आता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज करेंगे। इनिशियल पॉइंट पर हाफ m v नॉट स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और प्लस स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो स्प्रिंग में अंदर एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर की। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और अननोन भी दो है इसमें, एक अननोन आपके लिए x है मतलब एलोंगेशन की वैल्यू, और एक अननोन ये स्पीड भी है, ये दोनों अननोन है। तो दो इक्वेशंस हैं जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v भी निकाल सकते हैं और x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं? बताइए, यस नो करो। नो सर। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस की सीरीज है एंगुलर मोमेंटम की, सॉरी मैक्सिमम एलोंगेशन के क्वेश्चंस की टोटल 5 क्वेश्चंस की सीरीज है, मतलब इसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन आता नहीं है। तो ये पांचों एक साथ रिवाइज करो, पुराने चैप्टर में भी हेल्प हो जाएगी, इस चैप्टर में तो हो ही रही है। ठीक है, इसके बाद एक और सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स है जो एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट और एनर्जी के कंसेप्ट पर है, वो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो प्रॉब्लम की है वो काफी सिंपल है, और ये मतलब ये प्रॉब्लम इंस्पायर्ड है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि जो न्यूक्लियस की तरफ अगर हम कुछ अल्फा पार्टिकल्स को बमबार्ड करते हैं तो वो अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं और वो न्यूक्लियस के एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस बनाते हैं। तो हम कुछ अल्फा पार्टिकल्स ले रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिनके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नॉट है, और उनको न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। और ये माना जाता है कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच ओरिजिनल डिस्टेंस काफी ज्यादा है, फार अवे का केस मानते हैं इसमें। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका प्लस जेडी इसका चार्ज होगा, एटॉमिक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस जेडी इसका चार्ज है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकाल सकते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, तो इसका चार्ज प्लस 2 होगा। तो ये क्वेश्चन काफी आसान होता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हो आप, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट जब होगा, मतलब क्लोजेस्ट ये डिस्टेंस मिनिमम हो गई जब, तो उस टाइम पर ये कहा जाता है कि अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हो कि जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के नॉट है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के टाइम पर इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो इसमें 2e का चार्ज है, इसमें Zd का चार्ज है, और डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। कन्वर्जन एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्टली आ जाता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर भी ये माना जाता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो फिक्स्ड है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल मोशन करेगा, न्यूक्लियस स्टेशनरी है।
इसमें प्रॉब्लम कोई? हटाएं इसको। यस। ठीक है। नाउ दूसरा इसमें सेकंड कैटेगरी प्रॉब्लम्स की इसी क्वेश्चन में ये होती है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ न ले जाकर के उससे कुछ ऊपर की तरफ अगर स्टार्ट करें, मतलब उस अल्फा पार्टिकल को हमने सेंटर से कुछ ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी, और ये डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, ये डिस्टेंस a है, और क्वेश्चन अभी भी वही है, मतलब अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगी, सेम क्वेश्चन है, बट अब की बार अल्फा पार्टिकल सेंटर की तरफ ना जा रहा है, सेंटर से कुछ ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ कर्व पाथ पे चलती है ऐसे, और इसमें अल्फा पार्टिकल का क्लोजेस्ट डिस्टेंस तब आएगी जब उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर, मतलब ये अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर मिनिमम, जिस टाइम वेलोसिटी और आर के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। एक इक्वेशन लगती है एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके। अल्फा पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और बाद वाली एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली एनर्जी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें भी दो अननोन्स हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस अननोन है और ये स्पीड अननोन है, बट इसमें भी एक बार फिर सेम चीज होने जा रही है कि इस अल्फा पार्टिकल पर जो फोर्स आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कूलम्बिक फोर्स, तो कूलम्बिक फोर्स हमेशा ही सेंटर से बाहर जाएगा, बिकॉज सिमिलर चार्जेस हैं, रिपल करेंगे दूसरे को, इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा। सो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये भी हमारा सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी है, और इसके अंदर भी पॉइंट सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जो न्यूक्लियस का सेंटर है इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो करेगी रिलेटिव टू द पॉइंट सी। और इसके लिए जब हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो m v नॉट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, उसकी जो लाइन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की लाइन, उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी a दिया गया है, और यहां पर मास m इंटू वेलोसिटी एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। और फिर से वो दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशन है। तो एक चीज अगर आपने ध्यान से देखी हो तो ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के अंदर एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाई जा रही है और एक एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की इक्वेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन सबके लिए एक जैसा होता है। एंगुलर मोमेंटम के अंदर लेक्चर के टाइम पर भी कहा गया था कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे नहीं जाता, तो हमेशा ये बताना पड़ता है आपको कि एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व करने जा रहे हैं। और इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, सेंट्रल फोर्स के प्रॉब्लम में, एंगुलर मोमेंटम हमेशा उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा जहां से सारी फोर्सेस, मतलब जिस पॉइंट की तरफ या जिस पॉइंट से अवे हमारे फोर्सेस लग रहे होंगे, टुवर्ड्स और अवे जिस पॉइंट के होंगे उसके अबाउट इनिशियल फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल होता है,
एंड सॉल्व करके ला सकती हो। और यही 3 कैटेगरी प्रॉब्लम्स की आनी भी है, बिकॉज देखो हमारे सिलेबस में 3 ही कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन की कंजर्वेटिव फोर्स और स्प्रिंग। तीनों के एग्जांपल करवा दिए, इन 3 के बियॉन्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ना यार, इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, इम्पल्स का कंसेप्ट है। और 2 इक्वेशन लगानी है, एक F बराबर dp बाई dt, जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम F इंटू टी वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वल्स टू dp, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों साइड पर। यहाँ पर टाइम की इनिशियल वैल्यू t1 से टाइम की फाइनल वैल्यू t2 तक, और यहाँ पर मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू से मोमेंटम की फाइनल वैल्यू। तो कुल मिलाकर के ये लिखा जा सकता है दैट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू टाइम। लिमिट्स अभी नहीं रख रहे, सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं आप। चेंज ऑफ मोमेंटम इज इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू टाइम, और ये इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू टाइम, इसको ही हम लोग इम्पल्स का नाम देते हैं, लीनियर इम्पल्स। जो कि ऑल्टरनेटिवली ये भी कहा जा सकता है कि ये फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया भी होगा। एफ टी कर्व का एरिया निकाल सकते हो। एफ टी कर्व का एरिया वो इम्पल्स है जिसकी वैल्यू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और सिमिलरली एक और इक्वेशन है जो कि टॉर्क इक्वल्स टू डीएल बाई dt है। सेम, इसको भी सिमिलर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल ऑफ टॉर्क इनटू dt, सिमिलर इक्वेशंस के हिसाब से। और इंटीग्रल टॉर्क dt को नाम दिया जाएगा एंगुलर इंपल्स का। सिमिलरली एरिया ऑफ टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसमें क्या करना होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये भी हमेशा किसी पॉइंट के रिलेटिव होते हैं, और टॉर्क भी आपका किसी पॉइंट के रिलेटिव होता है। तो दोनों ही चीजें रिलेटिव टू सम कॉमन पॉइंट। और वो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, मतलब किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे हम। ये तो क्लियर है कि जिसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, बट वो पॉइंट कॉमन पॉइंट है कौन सा। तो उसका आंसर ये है कि ये जो कॉमन पॉइंट है फिक्स्ड एक्सिस के न्यूमेरिकल्स में आपको ये कॉमन पॉइंट फिक्स्ड एक्सिस पर लेना पड़ेगा, और अदरवाइज ये कॉमन पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे लेना पड़ेगा। अगर फिक्स एक्सिस रोटेशन है तो फिक्स एक्सिस को हम अपना कॉमन पॉइंट मानेंगे, और अगर फिक्स एक्सिस नहीं है तो सेंटर ऑफ मास को अपना मानेंगे। मतलब एक तरीके से
जो बॉडी हिंज है उसके लिए ये वाला केस रहेगा, और जिस बॉडी में हिंज नहीं है मतलब कि फ्री ऑब्जेक्ट है उसमें ये केस चलेगा। एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसको। यहां पर m मास और यहां पर 2m मास के दो पार्टिकल्स है। पार्टिकल 1 और ये पार्टिकल है 2। और ये कनेक्टेड है बाय मासलेस रॉड, जिसकी लेंथ मासलेस रॉड जिसकी लेंथ L स्पेसिफाई की गई है। और इसको हमने सेंटर पॉइंट पर, जो इसका मिड पॉइंट है सेंटर, यहां पर क्लैंप कर रखा है, यानी कि हिंज कर रखा है, क्लैंप। क्लैम्प्ड एट मिड पॉइंट। और दूसरे न्यूमेरिकल में दोनों पैरेलल में ही लेके चलेंगे ताकि डिफरेंस क्लियर है। दूसरे न्यूमेरिकल्स में ये मास m और यहां पर मास है 2m, सारा कुछ आइडेंटिकल, इसमें भी सेम कंडीशंस है, रॉड L। बट सेकंड वाले क्वेश्चन में कोई क्लैंप नहीं है, ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन में कोई क्लैंप नहीं है, यहाँ पर कोई हिंज नहीं है। अब इनका डिफरेंस समझना पड़ेगा। हमने दोनों ही क्वेश्चंस में क्या किया है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि एक में हिंज है और एक में हिंज नहीं है। और दोनों के अंदर हमने मान लो इस वाले मास को एक इम्पल्स प्रोवाइड किया, इसको हमने एक इम्पल्स दिया है इक्वल टू J, इम्पल्स को J से डिनोट कर रहे हैं, और इसके अंदर भी इस मास को इम्पल्स दिया है इक्वल टू J। अब इसका क्या मतलब है, इम्पल्स देने का मतलब है, इम्पल्स देने का मतलब हुआ इम्पल्स J दिया है, यहां पर इम्पल्स J दिया है, इसका मतलब ये J किस चीज की वैल्यू हुई, इसकी, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम इम्पल्स कह रहे हैं। मतलब इम्पल्स J दिया, इसका मतलब एक फोर्स लगाया होगा, और एक ऐसा फोर्स लगाया होगा जिसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो J के बराबर होगा। यह मतलब इम्पल्स का। दिस J मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दैट फोर्स इनटू टाइम, मतलब आपको डायरेक्टली राइट हैंड साइड दे दिया जा रहा है, ये वैल्यू दी जा रही है, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू J दी, और दोनों में हमें एंगुलर स्पीड दिखा दी कि रॉड की एंगुलर स्पीड क्या है, दोनों ही क्वेश्चंस में। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, दोनों ही क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि बताइए इसमें एंगुलर स्पीड क्या बनेगी रॉड की। J को 8 से मल्टीप्लाई करके एंगुलर इम्पल्स निकाले। हाँ वो तो ठीक, बिल्कुल वही करेंगे, बस इतना ही बताना था, ये बेसिक एग्जांपल है, इसको समझ के तो हर तरीके से हो जाएगा कि आपको फोर्स इनटू टाइम की वैल्यू दी गई है और आपको टॉर्क इनटू टाइम, तो फोर्स और टॉर्क में भी तो आपस में रिलेशन है, और इस रिलेशन के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क dt है, बिकॉज टॉर्क इज force into perpendicular distance, so r perpendicular into force, r perpendicular को बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ f dt को हम j लिख रहे हैं, मतलब लीनियर इंपल्स में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो आपको टॉर्क dt की वैल्यू बन जाती है। यानी और सिंपलीफाई करके लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब इसको सिंपलीफाई कर दें,
फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द लीनियर इंपल्स जे। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन आ गई। लीनियर इंपल्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सारा फोकस इस बात का होता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी। तो अगर क्लैंप लगा हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लैंप से मेजर होगा, और अगर क्लैंप नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से मेजर होगा। तो फर्स्ट वाले में क्लैंप है, इस क्लैंप से कितने डिस्टेंस पर हमने ये जे प्रोवाइड किया है। तो क्लैंप से L/2, बिकॉज क्लैंप मिड पॉइंट है, तो L/2 डिस्टेंस पर हमारा इंपल्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है L/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे J इंटू L/2 बराबर, अब हमको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो क्योंकि ये क्लैंप है तो यहाँ पर सिर्फ रोटेशन आएगा, सिर्फ रोटेट करेगी बॉडी, तो एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा वाले फॉर्मूले से लाएंगे। सो इट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट के अबाउट लिखना होगा, तो क्योंकि हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है वो फ्रॉम द क्लैंप लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिलेटिव टू द क्लैंप पॉइंट चलेगा, यानी इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो लिखेंगे जब, तो इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल स्मॉल m, वो L/2 डिस्टेंस पे है क्लैंप से, m इंटू आर स्क्वायर, दूसरा वाला पार्टिकल है 2m, उसको भी L/2 का स्क्वायर करेंगे, और साथ में फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा, इनिशियली ये रेस्ट पे था, इससे हम इसका फाइनल ओमेगा निकाल सकते हैं। जिसमें क्लैंप नहीं है सेम काम करना है, J इंटू, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब काउंट होगा सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास 2m और m पार्टिकल्स का, 2m और m पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हम m1y1 प्लस m2y2 से निकालेंगे, तो ये बॉटम साइड से L/3 आएगा और टॉप साइड से ये 2L/3 आएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो लीनियर इंपल्स को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास से हमारा लीनियर इंपल्स 2L/3 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर 2L/3 मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू, बाकी काम सेम है, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी भी I ओमेगा, लेकिन अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, दिस इज I इंटू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा। बट अब की बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, यहाँ पर इसके अबाउट एंगुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेंटर ऑफ मास से ऊपर वाला पार्टिकल 2L/3 डिस्टेंस पे है, तो m इंटू 2L/3 का स्क्वायर, और नीचे वाला पार्टिकल L/3 डिस्टेंस पे है, तो 2m इंटू L/3 का स्क्वायर इंटू फाइनल ओमेगा और माइनस इनिशियल 0। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम करिएगा, लीनियर इंपल्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दो ऑप्शंस हैं, क्लैंप वाले न्यूमेरिकल्स में फ्रॉम द क्लैंप, अदरवाइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हमेशा I इंटू ओमेगा लिखिए, जहां क्लैंप है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लैंप के रिस्पेक्ट में, जहां क्लैंप नहीं है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सर अभी हम इसको सिर्फ एक पार्टिकल सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं ना, वो रॉड वाला पार्टिकल्स है, रॉड में मास कंसीडर नहीं किया, अभी हम अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ एक चीज ये रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि ये एक इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन है, इंपल्स में और कोलिजन्स के न्यूमेरिकल्स में काफी काम करती है। और तुम्हारे लिए सिंपल कर दे, और सिंपल कर दे अगर इस इक्वेशन को, मतलब बिल्कुल रेडीमेड फॉर्मेट में, तो आप ये करेंगे, अगर हम J को लीनियर इंपल्स करें, अगर J हमारे लिए लीनियर इंपल्स है,
तो अब आपके लिए बिल्कुल सिंपल लास्ट में आ गए, आपको दो इक्वेशंस बनानी होगी, J इक्वल्स टू मास m इनटू द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज लीनियर इंपल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन लॉ। और दूसरी इक्वेशन आप ये लगाना, लीनियर इंपल्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनटू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा। बस ये दो इक्वेशंस अब आप याद रख लो, सारे के सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। दो बातें ध्यान रखनी है जो बार बार रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों के दोनों क्लैंप वाले न्यूमेरिकल्स में क्लैंप के रिस्पेक्ट में होंगे, और जिसमें क्लैंप नहीं है वहां सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होंगे, ये दो बातें। और इस इक्वेशन में जहां पर J बराबर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी हमेशा ही सेंटर ऑफ मास का और इनिशियल वेलोसिटी भी हमेशा सेंटर ऑफ मास का, ऑलवेज। एक दो क्वेश्चंस करके और दिखाते हैं। बस अब ये समराइज हो गया, मतलब जितने भी कोलिजन्स के न्यूमेरिकल हैं या इंपल्स के न्यूमेरिकल हैं, उनमें ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक 4 किलोग्राम और 2 मीटर की लेंथ की एक रॉड है, 4 किलोग्राम 2 मीटर की लेंथ का रॉड, और वो फ्रीली प्लेस्ड, क्वेश्चन में ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, इट इज फ्रीली प्लेस्ड। और इसको हमने क्या किया, बिल्कुल टॉप एंड पर एक इंपल्स प्रोवाइड किया 6 न्यूटन सेकंड का। वो यूनिट क्लियर है, बिकॉज इंपल्स फोर्स इनटू टाइम है, तो यूनिट से भी मालूम चल जाता है, फोर्स इनटू टाइम। इतना इंपल्स प्रोवाइड किया है टॉप एंड पे। और दूसरे केस में क्लैंप है, सेकंड में ये रॉड क्लैंप मान लीजिए कहीं पर, और सपोज टॉप एंड पे क्लैंप है या बॉटम एंड पे क्लैंप है, बॉटम साइड पे इसको क्लैंप किया हुआ है, और इसमें भी सेम काम कर रहे हो आप, इसमें भी 6 न्यूटन सेकंड का इंपल्स प्रोवाइड कर रहे हो। ओमेगा कितना आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इंपल्स क्या होगी, दोनों का सेम क्वेश्चन है, पैरेलल में इसलिए करा रहा हूं ताकि डिफरेंस समझ रहे, बिना क्लैंप के और क्लैंप के साथ में क्या फर्क आता है, दोनों जगह सेम इंपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनल ओमेगा कितना होगा, इनिशियली ये रेस्ट पे, इनिशियली रेस्ट पर फाइनल ओमेगा बताना है। तो बड़ा सीधा सा है यार, एक इक्वेशन लगा हुआ वाली, सिर्फ ये वाली इक्वेशन, क्योंकि हमें ओमेगा में निकालना है तो हमें और किसी से मतलब नहीं, हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं। फर्स्ट केस में ये आपको J की वैल्यू दी गई है, तो 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपने आप से क्वेश्चन करना है कहां से लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो क्योंकि इसमें क्लैंप नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके सेंटर ऑफ मास से लिया जाएगा, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस 2 मीटर का हाफ यानी कि 1 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12 ml स्क्वायर बाई 12 इनटू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा 0, आंसर आ गया। सेकंड केस, इसमें बॉडी क्लैंप है, 6 इंटू, नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम क्लैंप 2 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्लैंप पॉइंट के अबाउट, जल्दीबाजी में यहां गलती हो सकती है, आपको यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आता है, ml स्क्वायर अपॉन 3, यहां बाई 12 है, यहां बाई 3 है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लैंप के रिस्पेक्ट में इनटू फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा। डन, दोनों ओमेगा आ गए। सिर्फ इतना करना है इसको, अननेसेसरली बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप सिंपल फॉर्म रखिए इसका, एकदम सिंपल फॉर्म। ये दो इक्वेशंस प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। जरा कैलकुलेट करते हैं कि ओमेगा आ कितना रहा है यहाँ पर। अगर पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो मेरे ख्याल से ओमेगा पहले वाले में 6 रेडियन पर सेकंड आएगा, और दूसरे वाले में अगर ओमेगा कैलकुलेट करते हैं सेकंड वाले केस में, नहीं 6 नहीं आएगा, 16/4/3, तो 4.5 हाँ 9/2 आ रहा है। और सेकंड वाले में ओमेगा 12 उधर है और 16 उधर है, और ये 3 16/3 और 12 36/16 9/4 36/16, हाँ 9/4। अब ना कुछ रीजनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन है। पहले ओमेगा निकालना कर लो, ओमेगा बहुत आसान होता है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं ये। अब एक क्वेश्चन और है कि मोशन किस टाइप का होगा, इंपल्स देने के बाद किस टाइप का मोशन होगा, मतलब कि ये ट्रांसलेट करेंगे, रोटेट करेंगे, या फिर कंबाइंड मोशन करेंगे। तो जहां पर क्लैंप है, ऑब्वियस बात है कि अगर क्लैंपिंग है तो वहां तो सिर्फ रोटेशन आएगी, मतलब इस क्लैंप के अबाउट ये बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जिसमें क्लैंप नहीं है वहां पर किस टाइप का मोशन आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट फ्री रखा हुआ है उसमें किस टाइप का मोशन आएगा। तो उसमें एक कंबाइंड मोशन जनरेट होगी, जो आप फोर्स इनटू टाइम लगाओगे उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, जैसे रोलिंग मोशन में होता है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बॉडी उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर जाएगी। दो चीजें होंगी इसमें। जहां ऑब्जेक्ट फ्री है उसमें इंपल्स देने के बाद कंबाइंड मोशन आएगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, और जहां क्लैंप है सिर्फ रोटेशन, ओनली रोटेशन पार्ट। फ्री वाले केस में जिसमें बॉडी फ्रीली रखी गई है उसमें सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी, एक बार फिर समराइज कर देते हैं। देखिए पहले ओमेगा निकालने वाला रूल, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, खाली इसका ध्यान रखना होता है ये फ्रॉम सेंटर ऑफ मास और फ्रॉम क्लैंप, बस इसका ध्यान रखना होता है, ओमेगा आ जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमेशा काम करेगा आपके लिए, फ्री ऑब्जेक्ट्स में, मतलब कि विदाउट क्लैंप वाले ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इंपल्स प्रोवाइड किया गया था। मतलब कि अगर इंपल्स हमने एक्स डायरेक्शन में दिया था तो सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, और उसके साथ साथ बॉडी रोटेट भी करती रहेगी। मतलब कि जो फर्स्ट केस है उसके अंदर कुछ ऐसा होगा, सेंटर ऑफ मास लीनियरली आगे बढ़ता चला जाएगा स्ट्रेट पाथ पर, लेकिन बॉडी धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ये और रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। पर ध्यान दीजिएगा सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सारा कुछ फर्स्ट केस में हो रहा है, पहले वाले केस वो बिल्कुल सीधी लाइन पे चल रहा है, और पूरी बॉडी उसके अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, कंबाइंड मोशन आ जाएगा इसमें। अब इसमें ये पूछते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा। सेंटर ऑफ मास अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो क्या वेलोसिटी है उसमें, मतलब कितनी स्पीड से चल रहा होगा।
उसके लिए ये वाला आंसर फर्स्ट इक्वेशन, इम्पल्स बराबर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इम्पल्स हमारा 6 है, मास 4 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, तो v फाइनल सेंटर ऑफ मास, और इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो इससे निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से चलेगा, जो कि 1.5 आ रहा है। मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड से सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता रहेगा, और 9/2 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड से ये रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती रहेगी। मतलब कि मोशन कुछ ऐसा होगा, ये डस्टर आगे भी बढ़ेगा, रोटेट करता रहेगा, रोटेट करने के साथ साथ ये आगे बढ़ता जाएगा, फॉरवर्ड मोशन होगा लेकिन साथ में ये रोटेशन चलता रहेगा, और सेंटर बिल्कुल सीधा चलेगा। ये हो गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जहां पर क्लैंपिंग है, यहां पर सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी, जहां पर क्लैम्प है बॉडी, ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां वो स्ट्रेट पाथ पे चल नहीं सकता, क्योंकि अगर बॉडी क्लैम्प है तो यहां पर रोटेशन होगी, और अगर रोटेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा। ये दूसरा डिफरेंस आ रहा है। पहला डिफरेंस तो क्लैंप और विदाउट क्लैंप के न्यूमेरिकल्स में ये होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू क्लैंप या विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, और उसका कंसीक्वेंस ये आ रहा है कि जहां पर बॉडी फ्री है वहां सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, और जहां पर क्लैंप है वहां सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ऐसे में अगर पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी यहां पर, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्लैंप वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो उसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट करोगे बाय द फॉर्मूला r ओमेगा, और r मतलब कि वो रेडियस जो सेंटर ऑफ मास के सर्किल का बनेगा, तो सेंटर ऑफ मास जिस सर्किल पर चलेगा उसकी रेडियस 1 मीटर की होगी, और ओमेगा जो कैलकुलेट किया गया था वो 9/4 का था। दैट मीन्स कि ये आंसर आपका 2.25 मीटर पर सेकंड। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आंसर जो आया है ना, जस्ट पहले वाले में जहां पर क्लैंप नहीं था वहां सेंटर ऑफ मास की स्पीड आई है 1.5 मीटर पर सेकंड की, और जहां पर क्लैंपिंग है वहां सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ रही है 2.25 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा अजीब सा है। क्लैंपिंग होने के बावजूद सेंटर ऑफ मास सेकंड केस में ज्यादा स्पीड पे चल रहा है, और पहले केस में कम स्पीड पे था वो। स्टेप्स को जरूर सिस्टमेटिक कर लो, अदरवाइज इन न्यूमेरिकल्स में फायदा नहीं होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ओमेगा फाइंड करने का, दूसरा स्टेप सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को निकालने का, जिसके लिए फ्री वाले केस में, फ्री ऑब्जेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे बाय दिस रिलेशन। फ्री ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस रिलेशन से, और क्लैंप वाले ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी r ओमेगा से। तो अब इसमें एक बार को मन में ये आता है कि क्लैंप वाले ऑब्जेक्ट्स में इसको क्यों नहीं यूज कर रहे, प्रॉब्लम क्या है इसको लगाने में। जब इसको फ्री वाले केस में लगाया था तो क्लैंप पे क्यों नहीं लगा रहे?
हिंज पे भी कोई इम्पल्स आएगा। हाँ, उसका रीजन है कि क्लैंपिंग में यहाँ पर भी इम्पल्स जनरेट होते हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है, तो हमें इम्पल्सेस का आइडिया नहीं है, तो इम्पल्स वाले मेथड से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो ऑल्टरनेटिव मेथड है कि क्योंकि ट्रेजेक्टरी सर्कल बनेगी तो वेलोसिटी बराबर आर ओमेगा से करेगी। कोई डाउट पूछ रहे थे अभी कोई? यही था सर। तो मैंने बहुत धीमे धीमे बोला है, आपको स्टेप लिखने पड़ेंगे, मतलब अगर ये स्टेप लिख करके इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो नहीं प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज दिक्कत है। अब एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ, 3 एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल ये रॉड का, दूसरा एग्जांपल भी रॉड का है और तीसरा एग्जांपल भी रॉड का है। 3 एग्जांपल्स और तीनों रॉड के एग्जांपल्स और तीनों में ऑब्जेक्ट फ्री है, मतलब बिना बिना किसी क्लैंप के। पहले वाले में जो इम्पल्स दिया जा रहा है वो सेंटर से दिया जा रहा है, इम्पल्स पासिंग थ्रू सेंटर है। दूसरे वाले में इम्पल्स सेंटर के ऊपर है, और तीसरे वाले में इम्पल्स सेंटर के नीचे। ये किस तरीके से प्रॉब्लम में चेंजेस लाएंगे, मतलब इम्पल्स सेंटर पे है या सेंटर के ऊपर है या बिलो सेंटर है, ये किस तरीके से मैटर करता है। मान लीजिए सेंटर से हम वाई डिस्टेंस नीचे है, सेंटर से हम वाई डिस्टेंस ऊपर है और एक सेंटर से ही पास हो रहे हैं और सब में बराबर इम्पल्स है, सबके अंदर इम्पल्स बराबर बराबर दिए, जे इम्पल्स यहां भी दिया है, जे इम्पल्स यहां भी दिया है, जे इम्पल्स यहां भी दिया है, और सब में ये रॉड मास m और l लेंथ की रॉड। क्योंकि बॉडी फ्री है, सुनिएगा पूरी, क्योंकि आप फ्री ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो ये इक्वेशन भी लगेगी, ये इक्वेशन भी लगेगी, दोनों इक्वेशंस काम करेंगी। फ्री ऑब्जेक्ट्स में ये दोनों इक्वेशंस इंप्लीमेंट होंगी। कैसे इंप्लीमेंट होगी देखिएगा। पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में J इक्वल टू मास m इनटू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियली वो रेस्ट पे है। दूसरी इक्वेशन J इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, बट इंपल्स सेंटर से ही पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, सेकंड केस में 0 आ गया, मतलब कि इसमें ओमेगा नहीं आ सकता, यानी अगर इंपल्स सेंटर से जाएगा तो ट्रांसलेशन तो होगा तो रोटेशन नहीं होगा इस केस में, ओमेगा 0। सेकंड केस, एक बार फिर से ये वाली इक्वेशन लाएगी, J इक्वल्स टू अगेन मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या इस इक्वेशन को लिखने में, ये जो इक्वेशन है, क्या इसके अंदर कहीं पर भी ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास से कितना दूर जा रहा है इंपल्स, मतलब क्योंकि इसमें डिस्टेंस का तो कोई काम है नहीं, इंपल्स है, मास है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस तो कहीं है ही नहीं, तो आप इंपल्स कहीं भी लगाओ, सेंटर पे लगाओ, सेंटर के ऊपर लगाओ, सेंटर के नीचे लगाओ, सेम ही आंसर आएंगे। मतलब तीनों ही केसेस में सेंटर ऑफ मास उतनी ही वेलोसिटी से चलेगा, सेम वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चलेगा, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। बट सेकंड इक्वेशन J इनटू, नौ ये इंपल्स सेंटर से y डिस्टेंस पे, तो J इनटू y परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू इनर्शिया अबाउट सेंटर ml स्क्वायर बाई 12 इनटू फाइनल ओमेगा। और दूसरे में भी सेम होगा, लेकिन एक डिफरेंस आएगा,
सेंटर के ऊपर या सेंटर के नीचे इंपल्स की वजह से टॉर्क की सेंस बदल जाएगी। बड़ा ऑब्वियस है, एक रॉड के सेंटर के ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और सेंटर के नीचे टॉर्क लगाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब कि पोजीशन ऑफ इम्पल्स ओमेगा के मैग्नीट्यूड को और ओमेगा की डायरेक्शन दोनों को डिसाइड करेगा। सेंटर से जितनी दूर इंपल्स होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर सेंटर से इंपल्स होगा, यानी कि y जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ओमेगा ज्यादा आएगा। सेंटर से इंपल्स जाएगा ओमेगा 0, सेंटर के ऊपर या सेंटर के नीचे है तो ओमेगा की कुछ वैल्यू आएगी। ओमेगा क्लॉकवाइज आना है या एंटी क्लॉकवाइज आना है, ये भी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इंपल्स सेंटर के रिस्पेक्ट में ऊपर है या सेंटर के रिस्पेक्ट में वो नीचे है। सो मेन पॉइंट जो इसका आउटकम है, आउटकम वो ये, ओमेगा का वैल्यू इंपल्स के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है कि इंपल्स कितने डिस्टेंस पे दिया जा रहा है, वो डिसाइड करता है कि ओमेगा कितना आएगा। लेकिन जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी आएगी वो आप इंपल्स पूरे बॉडी में कहीं भी लगा दो, टॉप एंड पर, मिड पॉइंट पर, बॉटम एंड पर, कहीं भी लगाइए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम आनी। और ये फ्री ऑब्जेक्ट्स की बात हुई है, जो भी स्टोरी है ये फ्री ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसी सीक्वेंस में एक प्रॉब्लम है, एचसीवी का ही प्रॉब्लम है। वो ये कहते हैं कि एक स्फीयर सरफेस पर रखा है, और इसको सेंटर से कुछ h हाइट ऊपर इंपल्स दिया जा रहा है। एक इंपल्स प्रोवाइड किया गया सेंटर से h हाइट ऊपर, और ये h फाइंड आउट करना होता है ताकि ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करे। मतलब सेंटर से कितना ऊपर इंपल्स दे ताकि इसमें प्योर रोलिंग स्टार्ट हो। तो सेम रूल है भाई, क्योंकि स्फीयर फ्री है, कोई क्लैंप नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लो। सपोज इंपल्स जे है तो जे बराबर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियली रेस्ट पे है। और दूसरी इक्वेशन जे इनटू सेंटर से डिस्टेंस h, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट 2/5 mr² इनटू ओमेगा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन की डिमांड है कि प्योर रोलिंग चाहिए, तो प्योर रोलिंग तब होगा जब हमारा vc इक्वल टू r ओमेगा बने। आगे इसको सॉल्व कर ले। फर्स्ट इक्वेशन से vc की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू, vc इक्वल टू r ओमेगा। और इससे आएगा h बराबर 2/5r। ठीक है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, बड़ा सिंपल रखो इसको, जितना सिंपल रखोगे इम्पल्स वाले क्वेश्चंस में उतना आसान पड़ता है। बहुत सिंपल रखना है इसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते।
और एक पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर m मास का पार्टिकल है और यहाँ पर एक 3m मास का पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स है। और ये L लेंथ की एक रॉड है, मासलेस रॉड, और ये सब रेस्ट पे है, ये पार्टिकल भी रेस्ट पे, ये वाला पार्टिकल भी रेस्ट पे। और फिर क्या हुआ, यहां से एक m मास का पार्टिकल v0 वेलोसिटी से आकर के कोलाइड हुआ इससे। मतलब टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और ये एक स्ट्राइकर पार्टिकल। तो ये दोनों रेस्ट पे थे, ये वाला वेलोसिटी v0 से गया, इससे कोलाइड हुआ और इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। कोलिजन इन इलास्टिक, ओमेगा बताना है कि इन इलास्टिक कोलिजन के बाद यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। इन इलास्टिक कोलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, ये बताना है मुझे। लॉजिक क्या है इसका, देखो। इन इलास्टिक, हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब ये स्टिक कर जाएगा इसमें। तो जो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा उसके अबाउट। हाँ, एक सुन और बता रहे, देखो इधर जो पार्टिकल 1 है इसका मास m, और दूसरी तरफ जो मास होगा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज इन इलास्टिक है तो ये 4m हो जाएगा। और अब सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक अगर हम लगा लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये 4m मास कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा? इमेजिन, एक मिनट आप जरा इमेजिन करो, ये रॉड नहीं होती तो प्रॉब्लम को कैसे करते आप? मान लो रॉड होती ही नहीं, क्या करते क्वेश्चन में, कैसे निकालते वेलोसिटी? मोमेंटम कंजर्वेशन। कितना आएगा? एक नॉर्मल हेड ऑन कोलिजन का प्रॉब्लम है v0/4, और मैं कह रहा हूं अभी भी उतना ही आएगा। रॉड के रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? रॉड और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो अगर ये रॉड कोई फोर्स लगाएगा भी तो वो इस y डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगाएगा। पहली बात, अगर रॉड से कोई फोर्स आएगी तो वो लेफ्ट आएगी या राइट आएगी, बट अब वो इस y डायरेक्शन के अलाउंग तो नहीं आ सकती। यानी कि इस डायमेंशन में, ये जो y डायमेंशन है, इस डायमेंशन में रॉड की प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई रोल नहीं है। तो हम प्रॉब्लम को रॉड की एब्सेंस में ही कर लेते हैं। ये v0/4 वेलोसिटी आ गई। और अगर ये v0/4 वेलोसिटी है और ये वाला मास 0 वेलोसिटी पर है, ये v0/4 पर, ये 0 वेलोसिटी पर, मतलब कि एक तरीके से ये वाला मास इस मोमेंट पर रेस्ट पे है, अभी ये रेस्ट पे है, और इससे l डिस्टेंस वाला पार्टिकल v0/4 वेलोसिटी से चल रहा है, ओमेगा डायरेक्टली आ जाएगा। एक तरीके से 0 वेलोसिटी वाले पॉइंट को इंस्टेंटेनियसली सेंटर मान सकते हैं, और इस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट ये
सर्कुलर मोशन टाइप की चीज हो गई, एल रेडियस बन गया और v0/4 वेलोसिटी बन गई। तो डायरेक्टली ओमेगा की वैल्यू, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, छोटा मेथड जरूर छोटा है, ऑब्वियसली इससे छोटा मेथड नहीं मिल सकता कोई भी, लेकिन ये लॉजिक दिमाग में बिठाना पड़ता है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स में रॉड की प्रेजेंस और एब्सेंस मैटर ही नहीं करती। तो रॉड की एब्सेंस में हमने इन दोनों मासेस का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी निकाली और v इक्वल टू r ओमेगा लगा दिया, जिसमें ये वाला मास इंस्टेंटेनियस सेंटर माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 वेलोसिटी है और ओमेगा डायरेक्टली v0/4/L। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी चलो आज इतना ही रखेंगे, बाकी अब अगली क्लासेस में करेंगे। इसमें जो पूछना है अगर पूछ सकते हो एक बार डाउट अगर कोई है तो।